हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज आज हम करेंगे 100 मार्क्स का एक पूरा का पूरा पेपर, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम पटवारी हो गया, लेखपाल हो गया, उसके बाद आपका फॉरेस्ट गार्ड हो गया, वन दरोगा, वन दरोगा में तो नहीं होगा, एंड एसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, बंदी रक्षक, इन सब के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो 100 क्वेश्चन में आपको पता भी चल जाएगा किस तरीके से आपको तैयारी को करना है। तो चलते हैं गाइज वीडियो पे। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है हिंदी के गाइज। जो नए नए तैयारी वाले हैं उन्हें मैं बता दूं, 20 मार्क्स जो हैं आपके हिंदी से पूछे जाते हैं। उसके बाद 40 मार्क्स की आपकी उत्तराखंड होती है, और 40 मार्क्स की आपकी रीजनिंग प्लस जीएस प्लस उत्तराखंड होती है। तो इसी फॉर्मेट में ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस होंगे। इसमें इंक्लूडेड होंगे गाइज, देखिए, कभी आपका पूरा का पूरा नया पेपर होगा, कभी आपका प्रीवियस ईयर का हो जाएगा। तो संडे के दिन, एवरी संडे आपको ये मिल जाएगा, और बहुत जल्द आपको डेली जो है उसमें भी वीडियोज मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन है आपका, राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या था? तो राहुल सांकृत्यायन के बारे में बात चल रही है। राहुल सांकृत्यायन को घुमक्कड़ कवि के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे घुमक्कड़ कवि किसको कहते हैं, तो राहुल सांकृत्यायन को कहते हैं। इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। महापंडित किसको बोलते हैं पूछे, तो महापंडित भी राहुल सांकृत्यायन को बोला जाता है। अगला है, वर्षा ऋतु का संधि विच्छेद है। आप गाइज पहले मेरे आंसर आप अपने टिक कर लीजिएगा, कॉपी में लिख के आप देख सकते हैं कितने लास्ट में करेक्ट हुए और कितने आपके रॉन्ग हैं। वर्षा ऋतु, देखिए वर्ष ऋतु है ना, जब इसे तोड़ेंगे तो ये बनेगा वर्षा प्लस ऋतु। अब वर्षा में देखेंगे तो आ आया है और री, तो ये संधि कौन सी हो जाएगी? देखिए, अगर अ या आ के बाद क्रमशः क्या आ जाए आपका, ई आ जाए, ऊ आ जाए, या फिर री आ जाए, तो हमेशा जो संधि होती है वो संधि होती है आपकी गुण संधि। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर संधि पूछता तो गुण संधि इसका करेक्ट आंसर था। अगला है, परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में है? बात किसकी चल रही है? परिमाणवाचक की। देखिए विशेषण होते कितने प्रकार के हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको। विशेषण होते हैं 4 प्रकार के। अब इसमें क्या बोल रहा है, हमें परिमाण के बारे में कौन सा बता रहा है? 2 किलो अनाज दे दीजिए। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे आ रहे हैं, ये अनिश्चयवाचक है गाइज। अगला है, कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। तो कृषक संस्कृति का महाकाव्य किसको कहते हैं? ये आपकी फेमस कृति है गोदान। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका करेक्ट आंसर है। महाकाव्य है जिसमें पूरा का पूरा कृषि से रिलेटेड बताया गया है। आप कमेंट करके बताइए, ये जो कृषि गोदान है, गबन है, सेवा सदन है, ये सब किसकी रचनाएं हैं? अगला है, अंकुर का पर्याय है। अंकुर क्या होता है गाइस? देखिए, नवोविध, मतलब कहते हैं ना अंकुर फूट गया, मतलब बीज नया बन गया है। नया बन गया है मतलब क्या हो जाएगा आपका? नवोविध आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। और क्या क्या इसके पर्यायवाची हो सकते हैं? देखिए, अगर बीज बोलता तो बीज भी अंकुर का पर्यायवाची है। कली बोले, कली भी इसी का पर्यायवाची है। वंशज बोले, वंशज भी कहा जाता है। तो ये नया है, ये याद रखना है आपको, वंशज। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? अंकुर के। अगला है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो राजभाषा आयोग जो बना था, ये बनाया गया था 7 जून 1955 को। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है पूछे, तो इसका गठन किया जाता है गाइज राष्ट्रपति के द्वारा। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति इसका गठन करता है? तो ये बोला गया है आर्टिकल 344 फर्स्ट में। उसके बाद जब ये आयोग गठित किया गया था तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? किसकी अध्यक्षता में इस राजभाषा आयोग का गठन किया गया था पूछेगा, तो आपको नाम याद रखना है BG खैर का। BG खैर पहले राजभाषा आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। तो इतना आपको इससे याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन युग्म का चयन कीजिए। शशि गा रही है और नाच रही है। जब भी आपका और शब्द लग जाए, ठीक है,
तो ये शब्द किस में आ जाएगा आपका? संयुक्त वाक्य। देखिए शशि गा रही है एक सरल वाक्य है, नाच रही है दूसरा है, दोनों सरल वाक्यों को जोड़ने पर संयुक्त वाक्य। दूसरा है कठोर बनकर भी सहृदय बने, सरल वाक्य। एक ही है ना, कठोर बनकर भी सहृदय बने, ये भी सही है। जिसने टोपी पहन रखी थी वह बाबू कहाँ गया, देखो कॉमा लगा दिया। एक बात चल रही है बाबू की, और किस बाबू की बात चल रही है? जिसने टोपी पहन रखी थी। तो एक वाक्य जब दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है तो मिश्र वाक्य। ए बी सी तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है अनुपस्थित में उपसर्ग है। तो अनुपस्थित में उपसर्ग बताना है आपको। इसमें प्रयोग हुआ है गाइज अन उपसर्ग का। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में पुल्लिंग शब्द है। देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आपको कैसे पहचानने हैं, आप उस शब्द से रिलेटेड कोई भी वाक्य बना दो। जैसे फौज आ गई कहा जाता है या फौज आ गया, तो आप बोलोगे फौज आ गई, आ गई बोला ना, और ई जो होता है ये हमारा स्त्रीलिंग को दिखाता है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। सभा, सभा चल रहा है या सभा चल रही है या सभा हो रही है, तो यहाँ भी ई है, यहाँ भी स्त्रीलिंग है। सरकार की योजना बोला जाता है या सरकार का योजना बोला जाता है, तो आप बोलोगे सरकार की योजना कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करने हैं, उससे रिलेटेड वाक्य बना देना है। तो ये तीनों शब्द पुल्लिंग हैं, तो सॉरी स्त्रीलिंग है, तो पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा? कुटुंब। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर है। अगला है मैं तथा पर किस कारक के चिन्ह हैं। देखिए कर्ता ने होता है, राम ने खाना खाया, सीता ने पानी पिया। अधिकरण क्रिया से रिलेटेड, राम घर पर है, ठीक हो गया, या मैं राम घर में है, ये सब होते हैं गाइज अधिकरण के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। अपादान और संप्रदान, देखिए अपादान में क्या होता है? अलग होने का भाव होता है। पेड़ से फल गिर रहा है, पेड़ से आम गिर रहा है या फल गिर रहा है, अलग हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है लघु उत्तरीय शब्द में कौन सी संधि है। तो लघु उत्तरीय, देखिए जब इसे तोड़ोगे आप तो ये बनेगा लघु प्लस उत्तरीय। अब आपका क्या बनाए? ऊ, और ऊ के बाद फिर से क्या आ गया? ऊ। जब भी आपकी सेम चीज़ें रिपीट होती है, मतलब अ, ई या फिर ऊ के बाद क्रमशः अ, ई या क्या आता हो? ऊ आता हो। अब आता कैसे है? मतलब अ के बाद अ या आ आना चाहिए, छोटी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आनी चाहिए, छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आना चाहिए। तो हमेशा जो संधि होती है वो होती है दीर्घ संधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जौनसारी बोली निम्न में से किस वर्ग में आती है। देखिए जौनसारी बोली है किसकी? सबसे पहली बात, ये पहाड़ी हिंदी का एक भाग है। अब पहाड़ी हिंदी में भी देखो, थोड़ा सा उत्तराखंड का नॉलेज है अगर आपको, तो जौनसारी हिंदी बोली कहाँ जाती है? आप बोलोगे सर ये देहरादून साइड पे बोली जाती है, क्योंकि जौनसार बाबर क्षेत्र वहाँ है। तो आप उत्तराखंड को बांटोगे, यहाँ पर आपका क्या है? पश्चिमी भाग है ना, तो पश्चिम में बोली जाती है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और जैसे इधर अस्कोटी हो गई, ये हो गई, ये पूर्वी हिंदी का पार्ट हो जाएगा आपका। इस तरीके से आपको देखना है। नेक्स्ट है परिश्रम करने वाला छात्र पास हो जाएगा, रेखांकित अंश में कौन सा पदबंध है? परिश्रम करने वाला छात्र, सबसे पहले देखो किसके बारे में बात चल रही है? छात्र के बारे में बात चल रही है। किस छात्र की बात चल रही है? जो परिश्रम करेगा। छात्र क्या है? छात्र होता है संज्ञा। तो पूरी जो बात है वो संज्ञा से रिलेटेड है, इसीलिए आप इसे क्या बोलोगे? संज्ञा पदबंध। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है। वह की बात चल रही है गाइस। देखो तीन आपके पुरुष होते हैं, एक को बोला जाता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन हो जाएगा आपका? या प्रथम पुरुष भी कहते हैं इसे, प्रथम पुरुष या जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो मैं प्रथम पुरुष हूँ या उत्तम पुरुष हूँ। फिर उसके बाद मध्यम पुरुष, जिससे बात हो रही होती है, जैसे आपसे अभी अगर बात हो रही है तो आप या तुम जो है ये मध्यम पुरुष होता है। मैंने आपसे क्या बोला? राम कल खेलने गया था,
मैं बात किसकी कर रहा हूँ, राम की बात कर रहा हूँ ना। या राम के लिए क्या यूज करोगे, वह कल खेलने गया था। तो ये जो वह होता है ये क्या हो जाता है, अन्य पुरुष हो जाता है। तो ये वही पूछ रहा है, वह सर्वनाम के किस भेद का प्रकार है, तो अन्य पुरुष का प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, निम्न में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है। तो तुर्की भाषा का शब्द देखिए, अगर हम बात करें उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, या इतिहास के आधार पर शब्दों को जो बांटा गया है, देशज में बांटा गया है, विदेशज में बांटा गया है, उसके बाद आपका तत्सम में बांटा गया है और तद्भव में बांटा गया है। ये तो चार प्रकार हैं। कुछ इतिहासकार संकर को भी इसका क्या मान लेते हैं, पाठ मान लेते हैं, जब दो अलग अलग भाषाओं के शब्द जुड़ जाते हैं। विदेशी में क्या आ जाते हैं, तुर्की, अरबी, फारसी, ये सब आ जाते हैं। हमसे तुर्की पूछा है, तो तुर्की में ज़्यादातर जो केस होते हैं ना, 90% जो एग्जाम्पल होंगे वो किसके होते हैं, आपके मार काट वाले कह सकते हो। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कैंची जो है ये किस भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है। बात आई है चाय, चाय किस भाषा का है, तो चाय है चीनी भाषा का शब्द। रिक्शा और सायोनारा ये दो शब्द हैं जो कहाँ के हैं, आपके जापानी भाषा के हैं। ऐसे ही कमरा किस भाषा का है पूछे, तो कमरा हो गया, अनानास हो गया, ये शब्द हैं आपके पुर्तगाल के। तो इस तरीके से आपको ये याद करना है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, उद्धत का विलोम शब्द है। उद्धत मतलब ना उदंड टाइप का, जो बहुत ज़्यादा उदंड हो, तो उसका विलोम पूछा है, तो विलोम क्या हो जाएगा, सौम्य। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। तारीख शब्द है, तारीख पे तारीख कहाँ होती है, अदालत में होती है, मुकदमा चलता है वहाँ पर। उसके बाद और क्या होता है, सुनवाई होती है, वकील होता है। ये सब जो शब्द हैं वो एक ही भाषा के शब्द में आ जाते हैं, अरबी वाले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरबी विदेशी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर डी। तत्सम कौन से शब्द होते हैं, तत्सम होते हैं संस्कृत के शब्द। और तद्भव कौन से होते हैं, जिन संस्कृत के शब्दों को हमने बिगाड़ दिया है। नेक्स्ट है गाइज, उपानह शब्द का क्या अर्थ है। तो उपानह का अर्थ बताना है। उपानह होता है ना जो नीचे पहना जाता है। अब इसमें क्या हो जाएगा, आपका जूता जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अनुभवी का विशेष्य है। अनुभवी का विशेष्य क्या हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। निम्न में से पीताम्बर दत्त बड़थवाल की रचना कौन सी है। तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल की रचना कौन सी है, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। ऑप्शन नंबर बी। रचना आपकी आती है 10th और 12th वाली, आपको क्या कर देनी है गाइज, पढ़ देनी है। तो ये है 20 क्वेश्चन हमारे किससे रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड। वीडियो गाइज अगर अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, आगे भी अगर आपको इस तरीके से चाहिए कंप्लीट 100 में, जिससे आपको प्रैक्टिस पता चल सके, तो कमेंट पे बता दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। 21 है गाइज। अब यहाँ से जीएस और उत्तराखंड स्टार्ट हो जाएगी। निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है। तो सबसे ज़्यादा टिन कहाँ पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। टिन जो गाइज हमारे वहाँ मिलता है वो मिलता है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसी छत्तीसगढ़ के एक जगह पड़ती है रायपुर, और इस रायपुर में क्या है गाइज, आपका टिन रिसर्च सेंटर। तो ये याद रखना है आपको। अगर क्वेश्चन पूछे टिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है भारत में, तो ये स्थित है रायपुर में। और ये बनाया किसने है, ये बनाया गया है बार्क के द्वारा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके द्वारा इसको क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किसका बंदोबस्त सन 80 साला बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है। तो बहुत ही फेमस हमारे क्या हो जाते हैं, सेकंड नंबर के कुमाऊं कमिश्नर, और वास्तविक रूप से प्रथम माने जाते हैं ये थे ट्रेल। ऑप्शन नंबर बी। अब देखो 80 साला क्यों बोला इसे, उस समय संवत जो चल रहा था ना वो 80 चल रहा था, लेकिन जो ईयर चल रहा था वो चल रहा था 1823 में। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, याद रखना। 80 साला बंदोबस्त आया था संवत 80 में, लेकिन ईयर जो चलेगा वो 1823 चलेगा। विलियम ट्रेल ने इसको क्या किया था, लागू किया था। विलियम ट्रेल के बारे में आपको पता ही है, इन्होंने क्या किया है, पटवारी जो व्यवस्था थी ये लागू की थी। उसके बाद आपका जेल बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 3 4 बराबर 6, 8 7 6 बराबर 7, 7 8 2 इक्वल टू 1, तो यहाँ क्या हो रहा है देखिए,
5 प्लस 4 किया हमने और माइनस कर दिया 3। 5 और 4 9, 9 में से 3 गया 6। ऐसे ही 8 प्लस 6 माइनस 7, 8 और 6 14, 14 माइनस 7 कितना हो जाएगा 7। तो इस तरीके से लास्ट देखोगे 6 प्लस 6 माइनस 4, 6 6 12, 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8 आपका करेक्ट आंसर है। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो 2011 के सेंसेक्स से आपका एक क्वेश्चन पक्का पूछता ही है, एक या दो क्वेश्चन। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, 1.86 के करीब आ जाएगी। लेकिन देखिए उसने 86 में भी 250 एंड 292 दिया हुआ है, तो ये कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा क्या याद रखना है, जनगणना के अनुसार या जनसंख्या के अकॉर्डिंग उत्तराखंड की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 0.83% है। कितना प्रतिशत है, 0.83। अगला, निम्न पहाड़ियों में से पूरब पश्चिम दिशा की ओर सही अनुक्रम कौन सा है। मतलब पूरब से कहाँ की ओर बताना है आपको, पश्चिम की ओर बताना है। देखो मैप का अगर पता होगा तो ये इजीली हो जाएगा। अब मैप में क्या होता है, अरुणाचल के बाद इधर नागालैंड से हमारी पहाड़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये जो नागा पहाड़ी है ये कहाँ पर है, आपकी भारत और म्यांमार की सीमाएं बनाती हैं। अरुणाचल के नीचे देखोगे तो नागालैंड, फिर मणिपुर आता है ना, तो नागा सबसे पूर्वी छोर पर हो जाएगी। फिर उसके बाद भिकीर हो गई, मिकीर हो गई, खासी हो गई और गारो हो गई। यहाँ से याद रखना गाइज, गारो खासी ये जो है ना जनजाति भी हैं, और ये जनजाति कहाँ पाई जाती हैं, मेघालय में। सीधे आपसे क्वेश्चन पूछता है गारो जनजाति या गारो खासी जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है, तो आप बोलोगे ये मेघालय के अंदर पाई जाती है। जयंतिया भी यहीं पर होती है। ये मिकीर भी जनजाति है। मिकीर जनजाति कहाँ पर पाई जाती है आपकी, क्योंकि मिकीर पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर रहने वाले लोगों को क्या बोल दिया उसने, मिकीर जनजाति का नाम दे दिया जाता है। झूम खेती बहुत प्रचलित होती है यहाँ पर, क्योंकि हमारी 7 सिस्टर के पास आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे द एड गुरु ऑफ इंडिया के रूप से जाना जाता है। तो एड गुरु के नाम से अल्मोड़ा के हैं ये, और नाम है इनका प्रसून जोशी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब प्रसून जोशी से क्या याद रखना है गाइस, देखिए CBFC, ठीक है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो है, इसके अध्यक्ष कब बनाए गए ये, तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे 2017 में। जन्म कहाँ हुआ, अल्मोड़ा के अंदर। इनकी एक पुस्तक है मैं और वो। अगर पूछे मैं और वो पुस्तक किसकी है, तो ये है प्रसून जोशी जी की। 17 साल की उम्र में इन्होंने क्या कर दी थी, ये पुस्तक निकल गई थी। क्या इनको पद्मश्री मिला है, तो पद्मश्री मिला है इनको कब, 2015 के अंदर। 2015 में इनको क्या मिला है गाइज, पद्मश्री। देखिए जिसने ये ऑफलाइन टेस्ट दिया हुआ है ना, तो उनको क्या करना है, साथ में अपना पेपर लेके चलना। जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ पेपर में ही क्या कर दो, इसको ऐड कर दो। ये हो गया प्रसून जोशी जी के बारे में। लज्जा फिल्म थी हिरानी जी की, उसके द्वारा उस फिल्म से इन्होंने क्या किया था, डेब्यू किया था। अगला है, आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। देखिए एक है जामा मस्जिद, कौन सी वाली हो जाएगी आपकी, दिल्ली वाली ना। ये आगरा वाली की बात चल रही है। तो ये बनाई थी जहां आरा ने, और ये जहां आरा थी कौन गाइज, ये थी शाहजहां की पुत्री, शाहजहां की बेटी थी ये। और 1648 के आसपास इसका क्या कराया गया था, निर्माण कराया गया था। मीनार रहित ढांचे वाली, मीनार रहित ढांचे के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग, अब देखो सबसे पहले समझ लेते हैं वित्त आयोग आता किस में है। फाइनेंस कमीशन देश के लिए बोलोगे तो आर्टिकल 280 है। लेकिन हम अगर राज्य की बात करें तो राज्य में राज्यपाल क्या करता है गाइज, फाइनेंस कमीशन का गठन करता है। राज्य में कौन करेगा, गवर्नर करेगा। किस आर्टिकल के तहत किया जाता है पूछता है, तो आर्टिकल 243I। एक्चुअली ये पंचायती राज के अंदर आ जाता है, पढ़ा होगा आपने, पंचायती राज में ही 243 आता है। अब यहाँ से याद कैसे करना है, वहाँ वो IJKL शब्द दे देता है। हम वित्त की बात कर रहे हैं ना, वित्त को बोला जाता है इनकम। तो इनकम में देख लो 243 का आई, ये आपका किससे रिलेटेड है, वित्त आयोग से संबंधित है। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राज्यपाल करता है। पहला जब वित्त आयोग बनाया गया था गाइज, तो उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे, SK धर।
ऑप्शन नंबर ए, सॉरी आर के धर, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। आपको मुझे क्या बताना है, भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष बताने हैं। भारत का पहला वित्त आयोग जब 1951 में बना था तो उस समय अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। चौथे जो अध्यक्ष थे 2015 में उत्तराखंड में वो थे बी के जोशी, और ये भी बताना है आपको अभी कौन है। चलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो पंचाचूली पिथौरागढ़ 5 शिखरों के से बना हुआ है। इसकी जो हाइट है वो है 6,904 मीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है करेक्ट आंसर। अगला है एक पासे की निम्न दो स्थितियों को दिखाया गया है, अंक 2 वाली सतह के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब देखो यहाँ पर 1 3 5 2 3 4 कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। जब भी कोई भी नंबर दोनों में कॉमन नहीं होगा तो ये जो डाइस बनता है ये बनता है स्टैंडर्ड डाइस, मतलब मानक पासा। और मानक पासे की खास बात क्या होती है, इसमें अपोजिट अंकों का सम, विपरीत अंकों का जो योग होगा वो 7 आना चाहिए। तो 1 के पीछे 6 हो जाएगा यहाँ, 3 के पीछे इधर क्या हो जाएगा 4, और 5 के पीछे इधर क्या हो जाएगा 2। हमसे पूछा है 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत होगा 5। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला है मंगोलों ने किसके शासन में भारत पर आक्रमण किया। तो मंगोल आक्रमण गाइज ये हुआ था जब दिल्ली सल्तनत हमारी चल रही थी। चंगेज खान, आपने नाम सुना होगा एक इंडियन हिस्ट्री में, चंगेज खां। तो चंगेज खां आया क्यों था भारत, देखो थोड़ी सी क्या कहानी है यहाँ पर। ख्वारिज्म शाह का पुत्र था, ठीक है, ख्वारिज्म शाह इसका जो पुत्र था, इसका पीछा करते हुए, पुत्र का नाम क्या था मुगबरनी। इस मुगबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खां आ गया था, क्योंकि ये भाग गया था वहाँ से, तो चंगेज खां इसका पीछा कर रहा था। मुगबरनी आ गया पंजाब की ओर, और उस समय यहाँ शासन चल रहा था इल्तुतमिश का। तो मुगबरनी को पकड़ने के लिए चंगेज खां का जो दूत होता है वो इल्तुतमिश से कहता है अगर आपने उसको सहायता दी तो हम आप पर क्या कर देंगे आक्रमण। तो वो मुगबरनी की सहायता करने से मना कर देता है। तो इल्तुतमिश के टाइम पर क्या हुआ था, ये सब चीज़ें हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इल्तुतमिश ने किया क्या था, देखिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक या तुगलक वंश, ठीक है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। गुलामों का गुलाम किसको कहते हैं, तो इसी को कहा जाता है। दामाद था ये आपका, ठीक है। और क्या है, इल्तुतमिश ने तुर्काने चहलगामी, क्वेश्चन पूछे तुर्काने चहलगामी 40 सरदारों का एक क्या होता था संगठन, किसने बनाया था, तो इल्तुतमिश ने बनाया था। बलबन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है गाइस, देखिए इस तुर्काने चहलगामी को ख़त्म किसने किया, बलबन के द्वारा किया गया था। और सजदा एवं पाबोस प्रथा किसने चलाई थी, बलबन ने चलाई थी। ये नवरोज जो उत्सव होता है ये किसने चलाया था, बलबन ने। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी, बलबन ने अपनाई थी। रजिया की बात करें तो रजिया भारत की एकमात्र क्या थी, मुस्लिम शासिका या एकमात्र महिला शासिका बोल सकते हो, जो कि आई थी, जिसने शासन किया था। किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की क्या थी, ये पुत्री थी। तो इतना क्वेश्चन हो गया हमारा इससे। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बंगाल से देहरादून स्थानांतरित किया गया। तो बात कहाँ चल रही है, देखिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग अभी देहरादून में है, लेकिन इसकी जो स्थापना हुई थी ना वो 1767 ईस्वी में हुई थी, और ये कहाँ पर की गई थी, बंगाल के अंदर की गई थी। तो फिर 1942 के अंदर इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है देहरादून। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या स्कूल की परीक्षाओं के अधिकांश भाग को वस्तुनिष्ठ प्रकार का कर दिया जाना चाहिए। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव। तर्क क्या दे रहा है, नहीं, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा से विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति क्षमता का परीक्षण नहीं हो पाता, ठीक है। देखिए आप किसी चीज़ को, आप पहली बात है तो सही, लेकिन उसने क्या बोला है, कहीं ऊपर ऐसा नहीं दिया है ना, आपको कथन के अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है। तो पहला वाला ये तो सही है, अभिव्यक्ति नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप पूरी तरीके से नकार नहीं सकते। दूसरा, हाँ पर किसी भी क्षमता और ज्ञान के जांच की श्रेष्ठ पद्धति है। यह किसी भी क्षमता और ज्ञान के जांच की श्रेष्ठ पद्धति है, ये नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है उसने तुक्के लगाए हो 5 और वो सही हो जाए। तो ये दोनों ही क्या है आपके गलत है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, वाराही देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तो वाराही देवी मंदिर पत्थरों का मेला जहाँ लगता है, बगवाल मेला जिसे आप कहते हो,
ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर है। जनपद पूछे तो जनपद है गाइज इसका चंपावत। 4 खेमे के लोग इसमें क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं। गहड़वाल हो गया, उसके बाद चमियाल हो गया, गहड़वाल, चमियाल, वालिक, और एक होते हैं लमगड़िया। इन चारों के बीच में क्या होती है? मतलब दो दो धड़ करके आपस में पत्थर की होली खेली जाती है। 1850 मीटर की हाइट पर आपका क्या है? स्थित है। दूसरा, 52 शक्तिपीठों में से एक आपका क्या है? ये शक्तिपीठ है। एक गाइज भीम से क्वेश्चन बताता हूँ आपको, यहाँ से मैं भीम नाम से क्या है देखिए, भीमशिला। भीमशिला कहाँ पर है पूछेगा तो ये है आपकी देवीधुरा के अंदर। लेकिन अगर पूछे भीम पुल कहाँ पर है तो सरस्वती नदी के ऊपर माड़ा गांव यानी कि चमोली के अंदर है। भीम कोंडा कहाँ पर है पूछता है तो भीम कोंडा है आपका हरिद्वार के अंदर। तो ये भीम नाम से 3 कंफ्यूजिंग जगह ये मैंने बता दी हैं, इन्हें आप क्या कर सकते हो? नोट कर सकते हो। अगला है, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटली दून स्थित है? तो पाटली दून गाइज जिम कॉर्बेट के मध्य भाग में स्थित है। तो जिम कॉर्बेट क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिम कॉर्बेट ये अब पुराना नाम हो चुका है क्योंकि अभी सरकार ने फिर से इसका नाम क्या कर दिया है? राम गंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। 1936 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और ये एशिया का क्या है? पहला नेशनल पार्क है। ये सब आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। प्रोजेक्ट टाइगर जो लॉन्च किया गया था 1973 में, वो भी यहीं से क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। STPF का गठन बताएंगे आप मेरे को, स्पेशल प्रोटेक्शन टास्क फोर्स, टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो है, ये कब हुई थी? इसके चारों ओर 500 मीटर के क्षेत्र को शांत जोन कब घोषित किया गया? ये बताना है। अगला है, अच्छा यहाँ गंगोत्री आया है गाइस, देखिए गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये पड़ेगा आपका उत्तरकाशी में। ये सबसे नवीनतम है और सबसे बड़ा है। निम्न में से किसे पद्मश्री प्राप्त नहीं हुआ है? तो पद्मश्री किसे नहीं मिला है? पुष्पेश पंत, शेखर पाठक, अनिल प्रकाश जोशी, KP नौटियाल। अगर बात करें गाइज, KP नौटियाल जी को नहीं मिला, डी आपका करेक्ट। पुष्पेश पंत को 2016 में साहित्य से रिलेटेड, डॉक्टर शेखर पाठक जी को 2007 में, और अनिल प्रकाश जोशी को पर्यावरण से रिलेटेड कब? 2006 में। तो ये ईयर भी याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट है, चैतू तथा माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो चैतू और माणकू गाइज ये आपके सुदर्शन शाह के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुदर्शन एक कवि भी थे और ये कवि सूरत नाम से रचनाओं को क्या किया करते थे? लिखा करते थे। इनके द्वारा 1816 में पुराना दरबार टिहरी में पड़ता है गाइज, इसकी क्या की गई थी? स्थापना। या आपसे पूछे टिहरी रियासत की स्थापना किसने की थी? टिहरी रियासत की स्थापना ये की गई थी आपकी सुदर्शन शाह के द्वारा 28 दिसंबर 1815 को। पिताजी का नाम क्या था? तो एकमात्र ऐसे राजा जिन्होंने क्या किया था? संपूर्ण उत्तराखंड पर शासन किया था, प्रद्युमन शाह। इनके क्या थे? ये पुत्र थे। और प्रद्युमन शाह के लिए संबंध याद रखना है, उत्तराखंड का ऐसा राजा या पवार वंश का ऐसा राजा जो युद्ध भूमि में मारा गया, ये था आपका प्रद्युमन शाह। खुड़बुड़ा का युद्ध 1804। सिंहासन भी इसने क्या कर दिया था? अपना बेच दिया था। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? तो डिबेटिंग क्लब गाइज ये बुद्धि बल्लभ पंत और लोगों के द्वारा 1870 में क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। इसी के अगले वर्ष देखो 1871 दिया गया है, यहीं से अल्मोड़ा अखबार की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। कमेंट में आप बताना है हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी। चलो अगला क्वेश्चन है, शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो गाइज शकलोत्तर पथ बाणभट्ट जिसके दरबार में रहता था, और बाणभट्ट किसके दरबार में रहता था आपका? ये रहता था हर्षवर्धन के दरबार में। ऑप्शन नंबर ए। हर्षवर्धन से रिलेटेड क्वेश्चन, कुंभ मेले का प्रायोजन सबसे पहले किसने कराया? तो कुंभ मेला कराया है हर्षवर्धन ने। कुंभ मेले से क्वेश्चन बताओ, इसे यूनेस्को ने कब सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया? दूसरी चीज, हर्षवर्धन जो है गाइज बाणभट्ट इसके दरबार में रहता था, बता ही दिया मैंने आपको। वेनसांग नाम का व्यक्ति इसके टाइम में कहाँ पर आया था? भारत आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेवराय से भी ये कहाँ का शासक था आपका, विजयनगर वाला जो साम्राज्य था वहाँ। पावटी के निकट भगाड़ी नामक स्थल पर युद्ध गढ़ नरेश फतेह शाह और डैश के मध्य हुआ था। तो गाइज फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह जी के मध्य में 18 सितंबर 1688 को, डेट भी याद रखनी है आपको, इसे एक्चुअली भंगाड़ी का युद्ध कहा जाता है, ये हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून फैमा, फॉरेन जो भी हमारे पैसा लगाते हैं फॉरेनर, ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो ये किस वर्ष लागू किया गया था पूछ रहा है। तो इसको लागू किया गया था गाइज 1999 में। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विदेशी व्यापार से रिलेटेड है ये। तो फैमा सीधे पूछ लेता है आपसे, फैमा आपको याद रखना है। फैमा की जो स्थापना हुई थी, मतलब ये जो कानून लाया गया था ये 1999 में लाया गया था, ताकि बाहर से कंपनियां आके इन्वेस्ट कर सके। टिहरी बांध परियोजना से बिजली उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, 2006 से हमने यहाँ से बिजली से उत्पादन किया। कितने मेगावाट में बिजली उत्पादन, 2400 मेगावाट। तीन टाइप में बटी हुई है, 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 400, ठीक है। तो ये इस तीन तरीक़ों से इसमें से क्या किया जाता है, बिजली का उत्पादन। फिर पूछेगा सबसे हाइट पर स्थित कौन सा वाला बांध है, तो यही टिहरी बांध है, जिसे राष्ट्र का क्या बोला जाता है, गांव बोला जाता है। कितनी ऊंचाई पर है, 260.5 मीटर। फिट में भी याद रखनी है आपको, लगभग 855 फिट के पास इसकी क्या है, ऊंचाई है। और क्या हो सकता है, देखो ये जो टिहरी बांध बना था ना गाइज, ये केंद्र की परियोजना है। तो इसमें कितना कितना मतलब व्यय किसने कितना किया था ये पूछे, तो ये अनुपात रहता है 75:25। 75 मतलब 100 रुपये अगर खर्च हुए तो 75 केंद्र ने दिए और 25 रुपये किसने दिए, राज्य सरकार ने दिए। कंट्री, कौन सी कंट्री की सहायता से बनाया गया है ये बताओ आप कमेंट करके। अगला है सतत विकास के लिए आवश्यक दशा क्या है। तो सतत विकास कब होगा, देखो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, बिल्कुल सही है। जितने हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हमने क्या करना पड़ेगा, संरक्षित करना पड़ेगा। प्रदूषण मुक्त विकास होना चाहिए, ऐसा नहीं हम विकास कर रहे हैं और प्रकृति से अपोजिट जा रहे हैं, तो ये भी सही है। बेहतर गुणात्मक जीवन होना चाहिए। गुणात्मक जीवन का मतलब क्या होता है, बेहतर शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, ठीक हो गया, और रोटी खाने के लिए मिले, ये तीन चीज़ें देखी जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला है गाइज आपका प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय किसको जाता है। तो प्रजाबंधु बस कुछ मत याद रखो, जो होता है प्रजा का बंधु उसकी क्या होती है, जय होती है। तो प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था, जयदत्त वेला जी के द्वारा इसको निकाला गया था। फिर से बोल रहा हूँ, प्रजा का जो बंधु होता है उसकी क्या होती है, जय। ऑप्शन नंबर ए। अगला, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, कैसे निर्धारित करोगे, मांग के द्वारा, पूर्ति के द्वारा। देखो जितनी मांग होगी ना, मांग पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल सही बात है। अगर मांग कम है तो क्या हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा। मांग ज़्यादा हो जाएगी तो देखते हो ना, बहुत ज़्यादा होते तो रेट को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। पूर्ति के द्वारा भी हो जाएगा, तो सी, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 हाउस ऑफ कॉमन्स में किस तिथि को प्रस्तावित किया गया और किस तिथि को स्वीकृत किया गया। आज़ादी की बात चल रही है, देखो इंग्लैंड के गुलाम थे हम जब, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले क्या करना पड़ता है, जैसे हमारे वहाँ लोकसभा राज्यसभा में बिल पारित करना पड़ता है, तो ऐसे ही वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। तो 4 जुलाई को ये क्या किया गया था, वहाँ कैबिनेट के पास रखा गया था, मतलब उनकी संसद में रखा गया, हाउस ऑफ कॉमन्स में। और 18 जुलाई को इस प्रस्ताव को क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। तो हमें स्वतंत्रता ऑफिशियली कब मिल गई थी, 18 जुलाई को ही मिल गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन कमेंट करके बताना, ये जो हाउस ऑफ कॉमन्स है ना, यहाँ जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे, पहले भारतीय व्यक्ति जो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए। अगला है जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है। तो जागेश्वर धाम सबसे ज़्यादा मंदिर समूह जो हैं वो कहाँ पर हैं, जागेश्वर में है।
और ये कौन सी नदी के किनारे है गाइज? जटागंगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाषा से संबंधित। तो भाषा जो है वो किस अनुसूची का भाग है? हमारा 8वीं अनुसूची का क्या है? पार्ट है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, लेकिन जब संविधान बना था तो केवल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। 3 बार संशोधन किया। पहला संशोधन हुआ था 21वां, और ये आया था 19 कितने में आया था आपको बताना है? 1967 आई थिंक ये है। और इसमें हमारा सिंधी भाषा को क्या किया गया था? ऐड किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है। अब 14वें के बाद क्या हो गया देखो, 14 के बाद भाषाएं 15 हो गई। फिर आया 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 71वां संविधान संशोधन। ये आया था 1992 में। इसमें नमक को जोड़ दिया गया। नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो अब भाषाएं कितनी हो गई? 16, 17, 18 भाषाएं हो गई। अंतिम संविधान संशोधन आया था 2003 में, जो कि था 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो BDMS को जोड़ दिया, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो टोटल कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाओं का क्या है गाइज? उल्लेख है। अगले पार्ट में चलते हैं। निम्न में से वर्ष 1919 में रोलेट एक्ट के खिलाफ किसने आंदोलन किया था? तो रोलेट एक्ट 1919 में जब आया था तो हरगोविंद पंत जी के द्वारा इसका क्या किया गया था गाइज? विरोध किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? नहीं, हरगोविंद पंत और कौन सा ऑप्शन है? गोविंद बल्लभ पंत। तो आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। हरगोविंद पंत नहीं थे, गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। गोविंद बल्लभ पंत से आपको और क्या याद रखना है गाइज? देखिए, नमक सत्याग्रह जब हुआ था ना, तो उस दौरान ये क्या किए गए थे? जेल में जाने वाले व्यक्ति भी थे। इनको भारत रत्न कब दिया गया पूछे तो 1957 में इनको क्या दिया गया है? भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न। यूपी उस समय संयुक्त प्रांत कहलाता था। संयुक्त प्रांत के पहले CM कौन थे? तो ये भी गोविंद बल्लभ पंत जी थे। 1960 में क्या किया गया था? कृषि विश्वविद्यालय बनाया गया। उसके बाद इसी कृषि विश्वविद्यालय का नाम गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर रखा गया 1972 में। कहाँ पर है? पंतनगर में। अगला क्वेश्चन है गाइज, वीडियो को गाइज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भारत में वित्त आयोग का गठन, देखिए वित्त आयोग फिर से आ गया। 243I ये राज्य के लिए है। 280 किसके लिए है आपका? 280 होता है केंद्र के लिए, मतलब नॉर्मल वित्त आयोग। गठन कौन करता है? तो गठन या स्थापना जो हुई थी, मतलब राष्ट्रपति इसका गठन करेगा। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष के लिए इसका क्या होता है? कार्यकाल होता है। उसके बाद ये वित्त आयोग रिपोर्ट किसको देता है? तो ये प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट देगा। फिर प्रेसिडेंट उसको कहाँ पर? सदन में क्या करवाएगा? पेश करवाएगा। 22 नवंबर 1951 पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था, और नियोगी जी उसके क्या थे? KC नियोगी उसके अध्यक्ष। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग? 15वां वित्त आयोग। कब गठन किया गया? 2017। तो 2017 से 2022 तक चलेगा, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? NK सिंह। ये सब डिटेल आपको पूरी रटी हुई होनी चाहिए। अगला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? नॉन वॉलेटाइल मतलब आपने देखा होगा, कंप्यूटर ऑन करते हो, कंप्यूटर ऑन करके ऐसा डेटा जो आप ऑन करोगे, ठीक है, ऑफ कर दिया, ऑन करने पर डेटा खुद ही गायब हो जाएगा। तो रैम होती है ना ऐसी। रोम क्या होती है? इनबिल्ट मेमोरी होती है। जैसे जो प्रोग्राम है वो पहले से उसमें लिखा हुआ होगा। रीड ऑनली मेमोरी, ROM, रीड ऑनली मेमोरी इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। रैम की फुल फॉर्म पूछे तो रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है गाइज, कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना कब हुई? तो KMOU ये की गई थी 1939 के दौरान। गोविंद बल्लभ पंत जी को इसका श्रेय जाता है गाइज। मुख्यालय कहाँ पर है पूछे तो काठगोदाम में, लेकिन क्षेत्रीय मुख्यालय भी बांटे गए हैं, रामनगर और दूसरा कहाँ पर है आपका? खटीमा में।
तो ये भी आपको क्या रखना है, खटीमा मतलब टनकपुर, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 1939 गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई, कमेंट करके बता दो। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर आपको लग रहा है मूल अधिकारों के संबंधित हनन हो रहा है, तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 दो लोगों को ऐसे अधिकार देते हैं कि वो रिट को क्या कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं। तो कौन हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी। मूल अधिकार वर्तमान में कितने हैं, 6। जब संविधान बना था तब कितने थे, 7। मूल अधिकारों को सबसे पहले किसने लागू किया था, तो ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा सबसे पहले अपने देश के वासियों को इसको दिया गया था। हमने मूल अधिकार कहाँ से लिए हैं, तो मूल अधिकार हमने लिए हैं यूएसए से। किस किस पार्ट के अंदर रखे गए हैं, मूल अधिकार कौन से भाग में आते हैं, तो भाग 3 के अंदर किनका उल्लेख किया गया है, मूल अधिकारों का उल्लेख। ऐसे आर्टिकल बताओ जो इमरजेंसी के टाइम पर भी कभी बंद नहीं होंगे, जिनको खत्म नहीं किया जा सकता। तो 20 और 21 ऐसे आर्टिकल हैं निजता, ठीक है, जिनको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। अगला है आपका, सबसे पहले कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी, क्रिस्टोफर सॉल्स, डगलस एलिजबर्ट, सीबी मिरिक। तो आंसर क्या हो जाएगा, डगलस एलिजबर्ट ने माउस की क्या की थी, खोज की थी। ये चूहे वाला माउस नहीं है गाइज, ये माउस है आपका चलाने वाला कंप्यूटर में। खसकुरा भाषा का संबंध किससे है, तो खसकुरा भाषा गोरख्याली लोग इसका क्या करते थे, यूज करते थे। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नेपाल के समीप बोली जाती है। जल्दी से गोरखाओं के बारे में देख लेते हैं। 1700, ठीक है, 1814 या 1815 कह सकते हो, इस टाइम तक इनका क्या रहा था, शासन रहा था। कब से, 1790। तो लगभग 25 सालों तक इन्होंने कुमाऊं में शासन किया। लेकिन 1804 से 1800 कितने तक, 15 पे तो चले ही गए थे, 14-15 आ जाता है, तब तक इन्होंने गढ़वाल में शासन किया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। महेंद्र चंद के साथ कुमाऊं में युद्ध हुआ था, प्रद्युमन शाह के साथ किस में युद्ध हुआ था, आपका गढ़वाल के अंदर युद्ध हुआ था। यदि किसी माह की पहली तारीख को सोमवार है, तो उस माह के दूसरे शनिवार के चौथे दिन बाद, तो देखो पहली तारीख को सोमवार है, तो 2 को मंगल, 3 को बुध, 4 को बृहस्पति, 5 को क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। अब अगला शनिवार कब आएगा, तो अगला शनिवार कब आ जाएगा, 7 जोड़ दो, 7 5 12, 12 तारीख को क्या होगा, फिर से शनिवार होगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है 4 दिन के बाद का दिन, 12 और 4 16, 16 के बाद डेट कौन सी आएगी, 17 को, कौन सी तारीख होगी ये पूछा जा रहा है। तो शनिवार के 4 दिन पहले देखो, शनिवार के बाद क्या आएगा आपका, रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगल, फिर बुध आएगा। हमसे पूछ क्या रहा गाइज, दूसरे शनिवार के चौथे दिन के बाद। तो 7 4 11 और 1 12, ये सही किया ना। 2 को पहली तारीख को सोमवार है, 2 को मंगल, 3 को बुध, 4 को बृहस्पति, 5 को शुक्र, अच्छा 6 को शनिवार आएगा, सॉरी 6 को क्या आएगा, शनि आएगा। तो 7 और 6 13, 13 4 17 और 1 18 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट आंसर। अच्छा दिन कौन सा है, देखो शनिवार है, बृहस्पतिवार है, ए भी नहीं होगा, क्योंकि 13 को तो खुद क्या है, शनिवार हो जाएगा। तो बृहस्पतिवार करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन 4 सिद्धपीठ सम्मिलित नहीं हैं। तो सिद्धपीठ जो है देहरादून में 4, वो कौन से हैं गाइस, देखो भैरव, लक्ष्मण, माणक, मांडू, इनमें से कौन सा नहीं है, तो भैरव सिद्ध नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर ए। लक्ष्मण सिद्ध, माणक सिद्ध, मांडू सिद्ध, और एक है कालू सिद्ध। ये 4 सिद्ध हैं। क्यों फेमस हैं ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ प्रसाद के रूप में क्या मिलता है, गुड़ मिलता है आपका। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर। उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय वन देखो ये हमारी अर्थ है, ये क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस है आपका, ठीक है, 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इससे ऊपर 28 डिग्री पर चले जाओ, इससे नीचे दक्षिण में 28 डिग्री तक चले जाओ, यहाँ जो क्षेत्र होगा ना, ये क्षेत्र कौन सा कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। अब आप ऑप्शन में देखो, स्वीडन, डेनमार्क, अलास्का, उत्तरी कनाडा,
दक्षिण पूर्वी एशिया, हमारा जो क्षेत्रीय विस्तार आता है, देखो नीचे से आपने पढ़ा होगा 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर 36-37 तक चला जाता है। तो हम ये जो इंडिया है ये इसके बीच में आ रहा है नहीं आ रहा है, इतना वाला पोर्शन देख लो। तो इसीलिए दक्षिण पूर्वी एशिया जो है, यहाँ कैसी जलवायु या कैसे वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उष्ण मतलब गर्मी, और गर्मी कहाँ होगी, भूमध्य रेखा के पास, ऊपर 28 डिग्री नीचे 28 डिग्री। इसीलिए सबसे ज़्यादा जैव विविधता भी कहाँ पर पाई जाती है आपकी, इसी भूमध्य रेखा के पास में पाई जाती है। ऊपर चले जाओगे यहाँ नहीं मिलेगी, नीचे चले जाओगे यहाँ नहीं मिलेगी। चलो नेक्स्ट पर आ जाते हैं। द दून स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो द दून स्कूल जो है 1935 में सतीश रंजन दास जी के द्वारा इसको बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। फोर्ट्रॉन का पूरा नाम है, तो फोर्ट्रॉन का पूरा नाम क्या है गाइज आपका, ये एक टाइप की आपकी लैंग्वेज होती है, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। और नाम क्या है इसका, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, FORTRAN होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर। कंडाली या किरजी नामक उत्सव भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। भोटिया जनजाति सबसे ज़्यादा पिथौरागढ़ में क्या करती है गाइज, निवास करती है। तो ये प्रत्येक 12 वर्षों के बाद इस त्यौहार को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। एक्चुअली ये जो किरजी है ना, एक टाइप का फूल होता है कंडाली, जो कि 12 वर्षों के बाद ही क्या होता है, उगता है। इसीलिए 12 वर्षों में इसको क्या किया जाता है, मनाया जाता है। अगला है, दिए गए विकल्पों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो क्या आएगा ये पूछ रहा है गाइज आपका। देखो सबसे पहले देख लो, सी जो है ना 3 होता है, F 6 होता है, I 9 होता है, 3 3 6 3 9, 7 और 6 13, 13 और 6 19 कर डालो। तो ये ऑप्शन कैंसिल, बी या डी में से एक होगा। फिर 25 और 6 31, 31 और 6 कितना हो जाएगा 37। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बोक्सा जनजाति के त्योहार हैं? होंगड़, डैलिया, गोटरे या फिर ये सभी। देखो ये सब त्योहार है, होंगड़, डैलिया, गोटरे, ये सब कौन मनाती है, बोक्सा जनजाति मनाती है। बोक्सा जहाँ रहती है उस जगह को क्या कहती है, ये बुक्साड़ कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा बुक्साड़ क्या है, तो बोक्सा जनजातियों का जो निवास स्थान है उसी को क्या बोला जाता है, बुक्साड़ बोला जाता है। इसके अलावा गाइज और त्यौहार सुने होंगे, चैती जो है ना, ये भी इन्हीं के द्वारा मनाया जाता है। नोबी उत्सव, ये भी किसके द्वारा मनाया जाता है, आपका बोक्सा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ज़्यादातर कहाँ रहेगी, US नगर के आसपास रहती है। अगला है, उड़ीसा के तालचेर श्रेणी मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है ये पूछ रहा है। सबसे पहले उड़ीसा में गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलती है हमें, और इतने से पता चल जाना चाहिए, गोंडवाना अगर हमने बोल दिया तो ये कहाँ, यहाँ पर क्या मिलेगा आपका, कोयला मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा गाइज, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 98% जो कोयला है भारत में वो कौन से क्रम की चट्टानों से मिलता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलता है। नेक्स्ट है, मुचकुंद गुफा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? मुचकुंद गुफा, व्यास गुफा, नारद गुफा, ये जो 5 गुफाएं हैं ये सब कहाँ पर मिलती है गाइज आपके, ये मिलेंगी बद्रीनाथ के पास। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बद्रीनाथ क्या है, देखो इस तरीके से याद रखना है, यमुनोत्री में सबसे पहले जाया जाता है, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, और उसके बाद कहाँ पर, बद्रीनाथ। इसी तरीके से ये क्या है, यात्रा का क्रम है। बद्रीनाथ चमोली जिले में, केदारनाथ रुद्रप्रयाग, यमुनोत्री और गंगोत्री कहाँ पर स्थित है, उत्तर काशी में। अगला है, वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वैली ऑफ फ्लावर ये पुस्तक है फ्रैंक एस स्मिथ, आई थिंक 1937 के आसपास की बुक है, जिसमें किसके बारे में मिलता है, फूलों की घाटी चमोली का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नंदा देव, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म विजातीय है? विजातीय मतलब ऑड एंड आउट बताना है। ऑड एंड आउट, देखो 5 का स्क्वायर प्लस 5 कर दिया तो 30 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 कर दिया तो 72 हो गया, 11 का स्क्वायर प्लस 11 132, 14 का स्क्वायर तो सीधे 196 हो जाता है। डी ऑप्शन क्या है, गलत है। उत्तराखंड के किस पर्वतारोही ने
एवरेस्ट शिखर पर छठी बार चढ़ने का कीर्तिमान स्थापित किया? तो गाइज 2017 में क्या हुआ था, 4 बार, छठी बार ये क्या किए थे, चढ़ गए थे। नाम है इनका लवराज सिंह धर्मसक्तु। 1998 में इन्होंने स्टार्टिंग की थी, फिर अगला 2006 में गए, फिर 2009, 12, 13, तो 1 2 3 4 5, और 2017 में कब गए थे ये, छठी बार कहाँ पर चढ़े थे, एवरेस्ट पर इन्होंने पर्वतारोहण किया था। अगला है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में, चिदम्बरम, बेलूर या श्रीरंगपट्टनम? तो गाइज कहाँ पर स्थित है ये, हम्पी के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, हम्पी कहाँ है, किस राज्य में स्थित है पूछे, तो हम्पी स्थित है आपका कर्नाटका के अंदर। ठीक है, और मंदिर का बनाया किसने था, तो देवरॉय के द्वारा इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। अगला चलते हैं, लधिया सहायक नदी है, तो काली नदी आ जाती है, और इधर से अंतिम नदी जो इस पर मिलती है ये कौन सी नदी है, लधिया नदी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, काली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मिलती कहाँ पर है, चूका नामक स्थान पर, चंपावत में है, वहाँ पर मिल जाएगी। 6 दोस्त दीपक, रोहित, सचिन, प्रीति, रेखा और सोनी एक वृत्ताकार पथ पर बैठे हैं। तो 6 दोस्तों को बैठा दिया, 1 2 3 4 5 और 6। फिर क्या कह रहा, रेखा सोनी के दाएं, रेखा जो है वो सोनी के कहाँ है, दाएं है, तथा दीपक और सोनी के बीच बैठी है। मतलब रेखा दीपक और सोनी के किस में बैठी है, बीच में बैठी है। रोहित और सचिन के बीच प्रीति बैठी है। रोहित और किसके बीच में गाई, अच्छा ये रेखा है। अगला बोल रहा है दीपक और सचिन एक दूसरे के सामने बैठे हैं। दीपक के सामने कौन बैठा है, सचिन बैठा है, और अभी उसने बोला रोहित और सचिन के बीच में कौन बैठा है, प्रीति बैठी है। तो बन गया, हमसे पूछा है दीपक के ठीक दाएं, दीपक के ठीक दाएं, दाएं मतलब राइट साइड पर कौन है, तो ये कौन हो जाएगा आपका, रोहित। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जागेश्वर के मुख्य मंदिर के भीतर किस राजा की मूर्ति है? सबसे पहले जागेश्वर जटागंगा के क्या है, किनारे स्थित है। किस जनपद में पड़ता है, अल्मोड़ा जनपद में ये पड़ जाएगा। राजा किसकी मूर्ति है, तो कल्याण चंद, दीपचंद। ठीक है, किसकी मूर्ति है, दीपचंद की यहाँ पर क्या रखी गई है, मूर्ति रखी गई है। महामृत्युंजय मंदिर कहाँ पर स्थित है, वो भी जागेश्वर में स्थित है। अगला है, शंकर गुफा कहाँ स्थित है, बागेश्वर, कोटद्वार, श्रीनगर या फिर देवप्रयाग? तो गाइज ये कहाँ स्थित है आपकी, देवप्रयाग। अच्छा, देवप्रयाग में ही याद रखना, रघुनाथ मंदिर भी कहाँ स्थित है आपका, देवप्रयाग के अंदर स्थित है। देवप्रयाग में कौन सी 2 नदियाँ आती हैं, इधर उत्तरकाशी से भागीरथी, और इसके बाद यहाँ से कौन सी, अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम देवप्रयाग में, यहीं से हमारी नदी क्या, कौन सी नदी कहलाएगी, गंगा नदी कहलाती है। सास नदी भागीरथी को कहा जाता है, और बहू किसको कहा जाता है, अलकनंदा को कहा जाता है। अगला है गाइज, 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ था? अब देखो, अगर यहाँ पर इतना भी पता चल जाता, 1881 ईयर दे दिया है, उस टाइम पर जनगणना का भी क्या चला था, चीज़ें चली थी, और टाइम किसका चल रहा था, लॉर्ड रिपन का। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसमें क्या बोल दिया था, जो टाइम था ना, एक तो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम नहीं करने दिया जाएगा ये बोला, और 9 घंटे कर दिया गया था निर्धारण महिलाओं के लिए। चलो अगला है, निम्न में से उस शब्द को छाटे जो रिकमेंडेशन शब्द के अक्षरों से नहीं बना है। तो देखो कौन सा वाला नहीं बना है ये बताना है आपको। मीडिएट, MEDIAT, MEDIATE बन जाएगा। लास्ट चेक कर लेते हैं, कम्युनिकेट, सी, देखो यहाँ पर एक सी है, REC और कहीं सी नहीं है, लेकिन यहाँ CO, फिर यहाँ भी 2 सी हैं, तो ये तो बन ही नहीं सकता है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बताना है, श्रृंखला में गलत पद कौन सा है? तो कौन सा पद गलत है ये बताना है। देखो 7 जो है कैसे बना होगा, 63 कैसे बना होगा, अगर मैं देखूं 4 का क्यूब, 4 चौको 16 चौको 64 माइनस 1, ये 8 माइनस 1 है, 2 का क्यूब माइनस 1, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 3 का क्यूब माइनस 1, 3 3 9 27, 27 माइनस 1 26,
तो यहाँ 28 लिखा है, ये गलत हो जाएगा। बाकी देखो ये 125 माइनस 1, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब 216 माइनस 1, 7 का क्यूब माइनस 1, 8 का क्यूब माइनस 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला है नगाड़े खामोश हैं नाटक के रचनाकार कौन हैं? नगाड़े खामोश हैं ये गिरदा के द्वारा क्या की गई है? लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा गाइज? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एबॉट माउंट किस जिले में स्थित है? तो एबॉट माउंट है आपका जहां देवीधुरा किस जनपद में पड़ता है? चंपावत। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया था? तो अशोक ने कहाँ पर किया था? पहली तो तीसरी बौद्ध संगति थी और पाटलिपुत्र में इसका क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। लगभग 250 ईस्वी पूर्व में इसका क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। मोगलीपुत नाम आपने सुना होगा। अध्यक्ष कौन थे इसके? मोगलीपुत। अगला अशोक से क्या, देखो अशोक से क्या याद रखना है? एक कालसी शिलालेख है इसका। ये कालसी शिलालेख देहरादून से मिला है। इसमें हाथी जो है ना, हाथी का चित्र अंकित किया गया है। याद रखना, नॉर्मली अशोक वाले में शेर मत करके आना। इसमें जो चिन्ह है, जिस पशु का चिन्ह मिलता है वो कौन सा है? हाथी का। यहाँ पर लोगों को तो पुलिंद बोला गया है और इस क्षेत्र को क्या बोला गया है? अपारांत बोला गया है। ये सब चीज़ें याद रखनी है। 261 ईस्वी पूर्व में इसके द्वारा एक युद्ध लड़ा गया था जिसको कौन सा युद्ध बोलते हैं? कलिंग का युद्ध बोलते हैं। अगला है एक बंदर 50 फीट ऊंचे सीधे खंबे पर चढ़ने का प्रयास करता है। देखो क्या है? 50 फीट का खंबा है। प्रत्येक मिनट बंदर 7 फीट ऊपर जाता है, लेकिन उसी समय 3 फीट कहाँ आ जाता है? नीचे आ जाता है। तो 1 मिनट में ये कितना जाएगा? आप बोलोगे सर 4 जाएगा। अब आपको करना क्या है? जितना ये ऊपर जाता है ना उसे पहले माइनस कर लो। 7 माइनस करोगे तो केवल 43 भेजो इसे पहले। अब ये 43 कैसे जाएगा? देखो 4 4 का अगर बनाओगे ना तो ये कितना बन रहा है? 11 चौको 44 होता है। 11 में कहाँ पर पहुँचेगा? लगभग इधर पहुँच जाएगा। अब अगली छलांग जब लगाएगा ना ये सीधे ऊपर चला जाएगा 51 में। 51 मतलब खंबे से पार हो गया। तो 11 के बाद आंसर क्या हो जाएगा? 12 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? तो मायापुरी किस में कहा गया है? ये पूछा जा रहा है। तो गाइज किस में कहा गया है? विष्णु पुराण में हरिद्वार को मायापुरी कहा गया है। अन्य नाम है महाभारत में इसको क्या कहा गया है? महाभारत में इसे गंगा द्वार कहा गया है। अगला राख उपयोग नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो राख उपयोग नीति अपनाने वाला राज्य था गाइज महाराष्ट्र। इसी तरीके से पूछे जैविक कृषि करने वाला पूर्ण रूप से जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम है। लेकिन जैविक एक्ट लाने वाला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। इसी तरीके से पूर्ण रूप से वैक्सीनेटेड राज्य कौन सा है जिसने संपूर्ण वैक्सीनेशन दे दी है? हिमाचल प्रदेश। और हर घर जल वाला राज्य, हर घर जल, गोवा। ठीक हो गया। दूसरा अगर पूछे सभी को गैस चूल्हा देने वाला या धुआं मुक्त राज्य कौन सा है? तो धुआं मुक्त राज्य कौन सा है आपका? ये भी हिमाचल प्रदेश है। तो ये सब चीज़ें आपको क्या रखनी है? याद रखनी है, जो पहली पहली बार होते हैं, जो करंट की न्यूज हो। निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल यमुना और मोरगाड़ के संगम पर स्थित है? देखो यमुना अगर आ गया ना, क्या कड़वाश्रम नहीं जाएगी, बद्रिकाश्रम, त्रिहरी ये वैसे ही कैंसिल हो गए। लाखा मंडल में मोरदगाड़ और यमुना नदी का क्या हो जाता है? संगम हो जाता है। कालसी डाक पत्थर के पास आकर के यमुना और टोन्स नदी का भी क्या होता है? संगम। यमुना की सबसे बड़ी नदी कौन सी है सहायक पूछे तो टोन्स सहायक है। अगला है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो गाइस जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है, प्रधानमंत्री इसका क्या होता है? हेड होता है। फिर अगर पूछे आपदा एक्ट आया कब था? तो आपदा एक्ट लाया गया था 2005 में। फिर इसी के बाद इसी एक्ट के तहत 2006 में हमने नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स की क्या की थी? स्थापना। एनडीआरएफ की स्थापना 2006 में किस एक्ट के तहत हुई थी? 2005 एक्ट के तहत की गई थी। अच्छा पंचवर्षीय योजना तब कौन सी चल रही होगी? कमेंट करके बताओ।
परिमार्जन नेगी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो उत्तराखंड के हैं परिमार्जन नेगी, और इनका संबंध है गाइज किससे? शतरंज से। नेक्स्ट है तिलाड़ी कांड का संबंध किससे है? तिलाड़ी कांड गाइज देखो, वन अधिकार वन संरक्षण, लोगों को वनों में जाने से रोक दिया गया था, तो अपने वनों के अधिकार के लिए लोग क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। डेट याद रखनी है आपको, 30 मई 1930 को ये कांड हुआ था। रवाई कांड के नाम से भी इसको क्या किया जाता है? जाना जाता है। चक्रधर जुयाल इस व्यक्ति का नाम याद रखना है। इसे उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है, क्योंकि इसी की परमिशन पर क्या चलाई गई थी? गोलियों को चलाया गया था। ये वजीर थे उस समय टिहरी रियासत के। वन्य जीव की बात चल रही है, देखो वन्य जीव एक्ट कब आया था पूछे तो 1972 में वन्य जीव एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया। इसी के बाद 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च, और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट को क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। अगला है बधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन कानून कब पारित हुआ? तो बधुआ मजदूरी प्रणाली कानून जो लागू किया गया था 1976 में, इसको क्या किया गया? लागू किया गया। नेक्स्ट है कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो 1966 आयोग ने इसे माना है, वैसे 1987 ठीक है, तब आपका क्या हुआ था? ये दोनों कुमाऊं और गढ़वाल की गई थी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो राष्ट्रीय आय की गणना की बात चल रही है नीति आयोग द्वारा, वित्त आयोग द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा, या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। तो गाइस CSO कहा जाता है इसे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अच्छा CSO का गठन कब हुआ? CSO बनाया गया था 1951 में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो दशकीय वृद्धि दर उत्तराखंड की कितनी रही है गाइज? 18.81%। सबसे ज़्यादा अगर पूछे किसकी थी तो सबसे ज़्यादा थी US नगर की। कितनी थी US नगर की? 33.45%। सबसे कम पूछें तो सबसे कम किसकी थी? पौड़ी गढ़वाल की -1.41%। फिर अल्मोड़ा की -1.28%। ये ऐसे ज़िले थे जो नेगेटिव इन्होंने क्या की थी? जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। जनसंख्या मैंने बताई दी, टोटल हमारे देश की 0.83% जनसंख्या जो है वो कहाँ रहती है? उत्तराखंड में निवास करती है। योजना आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया? उत्तराखंड बना कब? 9 नवंबर 2000 को संयुक्त प्रांत से इसे क्या किया गया? उत्तर प्रदेश से अलग किया गया। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया? विशेष राज्य का दर्जा मिला 1 अप्रैल 2001 को। कौन से नंबर का? 11वें नंबर का विशेष राज्य का दर्जा मिला। पहाड़ी राज्य भी आप कह सकते हो। अगला नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो मूल कर्तव्य अभी मैंने बताया था। अच्छा मूल कर्तव्य पूछ रहे हैं। मूल कर्तव्य भाग 4A में कब जोड़े गए? 1976 में। संविधान संशोधन कौन सा था? 42वां। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इस कमेटी का क्या मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को क्या किया गया? जोड़ा गया। किस देश से लिया है? रसिया से फंडामेंटल ड्यूटीज़ का क्या किया गया है? प्रावधान लिया गया है। अगला है संविधान को संघात्मकता के ढंग से नहीं ढाला गया है, ये किसका कहना है? तो ये बोला गया था गाइज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसको फादर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। अच्छा भीमराव अंबेडकर ने ही नीति निर्देशक तत्वों को क्या बोला है? संविधान की आत्मा का है। लेकिन सिंपल पूछे संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा कहा जाता है आपके प्रस्तावना को। प्रस्तावना में केवल एक बार संविधान संशोधन 1976 में हुआ, 42वां संविधान संशोधन था। 3 नए शब्दों को पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, ये 3 शब्द क्या किए गए थे? जोड़े गए थे। अगला है सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो गाइज
ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से स्टार्ट होते हैं। 1968 चिदम्बरा के लिए सबसे पहले इनको क्या किया गया था, सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है गाइज, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात चल रही है, ये स्थापना हुई थी 1993 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्ट तब आया था। अब आप मेरे को बताओगे, सबसे पहले तो इसमें अध्यक्ष और जितने सदस्य होते हैं राष्ट्रपति करता है, तो टोटल सदस्य कितने हो जाएंगे, 6 सदस्य की ये समिति होती है। आप बताओ उत्तराखंड के अंदर कब आया था ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में निम्न में कौन शामिल नहीं है? तो ये 4 स्टेटों को रोड से जोड़ने के लिए क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। यहाँ पर दिल्ली आ जाएगी आपकी, उसके बाद कोलकाता आ जाएगा, यहाँ पर कोलकाता, फिर नीचे चेन्नई आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, बम्बई आ जाएगा। तो ये है आपकी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। कब से शुरुआत हुई? तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जब आई थी 2001 में, तब इसको स्टार्ट किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। कौन सा नहीं है, हैदराबाद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसन बैराज का निर्माण कब किया गया? तो 1967 में आसन बैराज का क्या किया गया, निर्माण किया गया। आसन और यमुना नदी, ठीक है, आसन नदी यमुना की क्या है, सहायक है, तो वहीं पर इसको बनाया गया है। यहाँ पर ना मेनली बर्ड्स देखने को मिलती है, चिड़िया देखने को मिलती है। ठीक है, अगला, ASCI का पूरा नाम क्या है? तो आपसे पूछ रहा है इसका फुल फॉर्म, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये हैं हमारे आज के लास्ट 2 क्वेश्चन। शिव समुद्रम जलप्रपात, या तो शिव समुद्रम जलप्रपात पूछे या जल विद्युत परियोजना पूछे, दोनों एक ही है। 1902 में इस परियोजना को क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। तो ये कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी। मुलिंगला दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? पिथौरागढ़ तिब्बत। देखो मुलिंगला, सांगचोकला, ये सब कहाँ से किसको जोड़ते हैं, उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर। तो ये हैं गाइज 100 क्वेश्चन आपके। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसे ही आपको हर संडे को 100 क्वेश्चन भी होंगे गाइज, तो पेपर देखिए, पेपर आने तक आपके पास 10-15 सेट्स भी हो गए। और उससे डिटेल में बता रहा हूँ, ये नहीं कि केवल आंसर बता दिए, उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी बनता है तो आप एग्जाम में उसको क्या कर सकते हो, कर सकते हो। जिसने ऑफलाइन दिया हुआ था तो वो पेपर में इतनी चीज़ों को मार्क कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।